हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, हमने लास्ट चैप्टर में क्या डिस्कस किया था। हमने पारिस्थितिकी तंत्र के जो अवयव हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, जैविक घटक और अजैविक घटक। और जो इसके अंदर जो आते हैं प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगी आते हैं। क्लियर। और एबायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, गैस, मतलब तापमान, प्रकाश, पानी, गैसेस इसके अंदर आते हैं। इतने पॉइंट आपको मैंने क्लियर करके बताए थे। तो देखो अब हम बात करेंगे मुख्य तौर पर जैविक घटक के बारे में। इसके अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर मतलब उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक इसके अंदर आते हैं मेन तौर पर। तो चलिए हम बात करते हैं उत्पादक क्या है। देखो हरे, जो आपने देखा ना होगा, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं और कुछ जीवाणु जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, मतलब सिंथेसाइज करते हैं, तो वे उत्पादक कहलाते हैं। होता ये है, ये जो उत्पादक होते हैं ये स्वयं पोषी होते हैं, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते कि लाओ हमें भूख लगी है हमें खाना दो, ऐसा नहीं होता। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए ये इन्हें स्वयं पोषी कहा जाता है, मतलब ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। क्लियर। इतना आपको क्लियर हुआ होगा ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करेंगे हम कंज्यूमर की, उपभोक्ता की। उपभोक्ता के बारे में पढ़ेंगे अब। देखो जो प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुए? कैमल, बकरी, गाय, ये हुए प्राथमिक उपभोक्ता। कंज्यूमर तो देखो बच्चों ये क्या करेंगे, ये पेड़ पौधे, शाक, झाड़ी, वृक्ष आदि खाते हैं, तो ये हुए प्राथमिक उपभोक्ता। इतना क्लियर हुआ आपको। अब बात करते हैं हम द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो देखो सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप, भेड़िया आदि। ये जो होते हैं ये किसे खाते हैं? गाय, बकरी आदि को ये खाते हैं, तो इन्हें हम द्वितीय श्रेणी में रखते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम तृतीय कंज्यूमर की। देखो इसके अंदर वे जीव जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे बाज, बड़ी शार्क जो समुद्र में पाई जाती है, शेर आदि। ये प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ताओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। जैसे शेर आदमी को, जानवरों को खा जाता है, तो देखो जानवर इसके अंदर आया है, द्वितीय उपभोक्ताओं के अंदर आया है। ठीक है। और बाज सांप को खा जाता है, तो ये भी किसके अंदर आया है? द्वितीय कंज्यूमर के अंदर आया है। गाय, बकरी ये प्राथमिक कंज्यूमर के अंदर आया हो। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। और अब इसी के अंदर सर्वाहारी आता है। सर्वाहारी कौन है? इसके अंदर आता है जो सब कुछ खाता है, जैसे मानव और बिल्ली। ये ओमिवोरस है, मतलब सर्वाहारी इसके अंदर आते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट ज़रूर क्लियर हुए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बताया इसमें दिखाई नहीं दे रहा है हेडिंग, जो टर्सरी कंज्यूमर था। मैंने बताया ना आपको कि ये प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे
चीता, शेर, ये सब इसके अंदर आते हैं। अब देखो, अब बात किसके बारे में करेंगे, अब बात करेंगे हम अपघटक के बारे में, जिसे हम डिकम्पोजर बोलते हैं। डिकम्पोजर के बारे में बात करेंगे। अपघटन करता क्या है। अपघटन के अंदर जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं, बैक्टीरिया और फंगी मुख्य तौर पर ये दो आते हैं। ये उत्पादक होते हैं, मतलब जो सड़े गले मृत परपोषी जीव जो सड़ गए, और उपभोक्ता का मतलब जैसे शेर, चीता, बाज, बकरी आदि मर जाते हैं। मरने के बाद मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरदन निर्भर हो जाते हैं। उपभोक्ताओं की तरह ये अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृत पाए जीवों के अवशेषों पर प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित कर विघटित कर देते हैं। क्लियर हुआ होगा। देखो, जो मैं आपको ये पॉइंट फिर से क्लियर कर देती हूँ। अपघटन का मतलब होता है डिकम्पोजर्स के अंदर आते हैं मृत जीवी, जो सड़े गले पेड़ पौधे जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, तो इसमें जीवाणु तथा कवक शामिल होते हैं, और जो कार्बनिक पदार्थ द्वारा ये अपरद पर निर्भर रहते हैं। और इसके अंदर बैक्टीरिया और फंगी आते हैं। क्लियर, ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मतलब अपघट्य का मतलब यही होता है कि सड़े गले पदार्थों का अपघटन हो जाना, ठीक है, और उस छोटे सूक्ष्म जीवों में मिल जाना, मतलब वहीं समाप्त हो जाना। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा था जैविक अपघटन के बारे में। अब बात करेंगे हम एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, जैसा कि आपको पता है। तो देखो, इसके अंदर मैंने बताया था क्या क्या एग्जाम्पल थे। लाइट, वाटर, टेम्परेचर, गैसेस इसके अंदर आती थी। तो अब बात करेंगे हम लाइट की, मतलब सूर्य से जो लाइट आती है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, ये डायरेक्ट आती है सूर्य से, कितनी 50%, जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है, और ये 50% और 4%, जो 4% प्रकाश जो रेडिएशन होती हैं, जो इसकी किरणें होती हैं, वो 4% भाग लेती हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में। और जो रेड ब्लू एल्गी होते हैं वो पार्टिसिपेट मतलब भाग लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में। 400 से 700 nm वेवलेंथ होती है इसकी। तो ये पॉइंट तो आपको याद नहीं रखने हैं, बस इतना याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में कितनी ऊर्जा भाग लेती है। तो ये 4% ही भाग लेती है 50 में से। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाता है कि मेन सोर्स क्या है ऊर्जा का, तो मेन सोर्स सन है ऊर्जा का। इतना याद रखेंगे आप। एग्जाम में यह सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक है, ये हम सब जानते हैं, तथा जो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये आवश्यक होती है ये भी हम जानते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सूर्य के ही कारण होती है। और जो मैंने इसकी वेवलेंथ बताई थी 400 से 700 mm तरंग दैर्घ्य प्रकाश क्रिया में भाग लेते हैं, और इसकी तरंग दैर्घ्य इतनी होती है। सौर विकिरण मतलब जो
सन रेडिएशन जो होती हैं उसका 50% में से कम ही भाग प्रकाश संश्लेषणीय में सक्रिय होता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये पॉइंट को हम यहीं स्किप कर देते हैं। और बाकी ये इसके बारे में हम जानते, देखो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। तो देखो दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं। ये क्वेश्चन मुख्य तौर पर पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पॉइंट को करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं। तो देखो ऑर्गेनिक इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, मगर मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। देखो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, जो हमारे जो जीव होते हैं उनकी जैविक क्रियाओं, जो जैविक बायोटिक जो क्रिया जो होती हैं, उनकी जो संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं कार्बनिक कारक, ये मृत पौधों तथा जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनके अपघटन से उत्पादित जैसे यूरिया और ह्यूमस शामिल होते हैं। अब देखो जैसे मैं पहले ही सन के बारे में बात कर चुकी हूँ, तो उसके अंदर फिजिकल फैक्टर होगा। तो फिजिकल फैक्टर में टेम्परेचर भी आता है, सन भी आता है और जल भी आता है। तो हम सभी जानते हैं, देखो पृथ्वी पर जलवायु संपूर्ण क्षेत्र में एक जैसी नहीं होती, सब जगह अलग अलग होती है। अलग अलग कारक होते हैं, अलग अलग स्थान तथा भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावी होते हैं। जैसे तापमान हो गया, सूर्य की उपलब्धता तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में कम तथा विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक होते हैं। ये हम सब सामान्य तौर पर जानते हैं। तो ये तो पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे कि देखो तापमान सब जगह एक जैसा नहीं हो सकता, और प्रकाश सभी जगह उपलब्ध हो, मतलब कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होता है, ठीक है, और विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आपको, जैसा कि हाँ, जैसा कि हमने बायोटिक अवयव के बारे में हमने पढ़ा था, तो मैं थोड़ा आपको डायग्राम मेंशन करना भूल गई थी कि देखो होता क्या है एक्चुअल में, पूरी प्रोसेस क्या है। देखो ये एबायोटिक तो क्लियर हुआ, एबायोटिक और बायोटिक क्लियर हुआ, तो अब जो हम एबायोटिक कंपोनेंट क्लियर हो गया कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी जो बायोटिक के अंदर मैंने एक डायग्राम मेंशन किया था, तो मैं फिर से उसे बता देती हूँ आप लोगों को कि देखो होता क्या है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर तथा डिकम्पोजर। तो देखो इसके अंदर उत्पादक के अंदर देखो आपको दिखाया गया है, शाख है, पेड़ है, एक छोटा पौधा है, और उपभोक्ता के अंदर जीव जंतु दिखाए गए हैं, जैसे चीता, शेर, हिरण, खरगोश, गाय, टिड्डा। और अपघट्य मतलब डिकम्पोजर के अंदर देखो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये आपको दिखाया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो होता क्या है, ये प्रोसेस चलती कैसे है इसकी।
एक सरल वे में मैं बताती हूँ। देखो ये तो होगा उत्पादक के अंदर हो गया घास, तो घास को कहाँ से मिलेगी ऊर्जा? सूर्य से। सूर्य से तो उत्पादक बन गया, मतलब उसको खाने के लिए कौन आएगा? टिड्डा आएगा। टिड्डा किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर। ठीक है, अब टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक, और मेढक आएगी द्वितीय उपभोक्ता के अंदर। अब मेढक को कौन खाएगा? मेढक को खाएगा सांप, जो आएगा टर्सरी मतलब तृतीय उपभोक्ता के अंदर। अब सांप को भी कौन खाएगा? चील, जो हो गई शीर्ष उपभोक्ता, मतलब सबसे ऊपर चील आएगी। और फिर चील को कौन खाएगा? तो इसको खाएगा नहीं, इसका अपघटन हो जाएगा। जैसे ये मर जाएगा, मर के ज़मीन में पड़ जाएगा, तो ज़मीन में इसका अपघटन होगा, उसके बाद ये फंगी बन जाएगा, और बैक्टीरिया मतलब मिट्टी बन जाएगा, और बैक्टीरिया वायरस इसका अपघटन कर देंगे, और जिससे यूरिया या अन्य किसी चीज़ का निर्माण हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी, तो आप याद रखेंगे क्या? देखो, और इसमें ये भी दिखाया गया है, एक खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ये आया गया है। मैंने इतना आपको बता दिया, आपको माइंड में थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हाँ किसको क्या खाता है, कि प्राइमरी उपभोक्ता में क्या आएगा, सेकेंडरी में क्या आएगा, टर्सरी में क्या आएगा, और शीर्ष में क्या आएगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, सॉरी। एनर्जी फ्लो मतलब ऊर्जा का प्रभाव। जो हमारी फूड चेन होती है, उसमें ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा। पहले चलो हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखो, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ही स्थानांतरण होती है। बाकी जो 90% जो ऊष्मा होती है वो श्वसन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब देखो मेन बात क्या है, जो 10% पोषी स्थानांतरण होती है, मतलब ट्रांसफ़र होती है अगले पोषी स्तर में, इसका जो ये प्रतिशत वाला ऊर्जा का नियम है, लिंडमैन ने दिया था। किसने? लिंडमैन ने। और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि ये 10% ऊर्जा नियम किसने दिया था? तो ये लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन ने दिया था 10% वाला ऊर्जा का नियम। नोट कर लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो होता क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे सूर्य से ऊर्जा मिली, ठीक है, तो वो ऊर्जा आते आते 10% ही स्थानांतरण हो पाती है पोषण स्तर में केवल। बाकी जो 90% ऊर्जा जो निकल जाती है वो श्वसन मतलब उसका रेस्पिरेशन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ, जैसे ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है तो देखो इसमें जैसे घास है, प्रोड्यूसर आ गया, कंज्यूमर आ गए, टिड्डा, मेढक, चलो यही समझते हैं हम। जैसे घास, टिड्डा, मेढक, स्नेक, ईगल्स। तो देखो जो ऊर्जा स्टार्ट होगी, तो देखो 1% मिलेगी इसको, टिड्डा को। फिर 2% दूसरे नंबर में आएगा, दूसरा पोषण स्तर है मेढक। और फर्स्ट में टिड्डा, सेकंड में मेढक, थर्ड में स्नेक और 4 में ईगल। तो ये पोषण स्तर बना हुआ है कि ऊर्जा कैसे ट्रांसफर होती है 10% इस टाइप से।
अगर ऊर्जा के बारे में हम बात करें, देखो ऊर्जा प्रथम जो इसका नियम है, कुछ इसके नियम भी हैं। देखो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती, इतना हम जानते हैं, किंतु यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। देखो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती है, ये ट्रांसफ़र हो सकती है या इसकी जो अवस्था है वो परिवर्तित हो सकती है। ठीक इसी नियम के अनुसार देखो हरे जो ग्रीन प्लांट होते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो फोटोकेमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। यही ऊर्जा आगे स्थानांतरित और रूपांतरित होकर पारिस्थितिक तंत्र में गतिमयता प्रदान करती है। अब बात करते हैं हम सेकंड नियम की। देखो ऊर्जा स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होती जब तक कि ऊर्जा का पतन या क्षय किसी ऊर्जा के केंद्र में विघटित ना हो। अर्थात ऊर्जा एक पोषण से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होने में कुछ मात्रा का ही मतलब नुकसान होता है, ह्रास होता है। प्रत्येक आगामी पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। मतलब जैसे जैसे अब मानिए 100% ऊर्जा प्रकाश से आ रही है, क्लियर आ रही है, तो वो आते आते जो लास्ट के जो मतलब पोषी स्तर बचेगा उसको 10% ही बच पाएगी, बाकी वो 90% रेस्पिरेशन में ही निकल जाएगी। इतना आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और जैसे रेस्पिरेशन में कोशिकीय श्वसन भी होता है, कोशिकीय श्वसन भी उसके अंदर आ गया ना, तो उसके दौरान जो ऊर्जा निकलती है तो वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इकट्ठी कर ली जाती है या संग्रहित कर ली जाती है, जिसका उपयोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सजीव, अपनी जो डिफरेंट टाइप की जैविक क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं में करते हैं। उसका प्रयोग जैव रासायनिक क्रिया पौधों व जंतुओं दोनों के कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। बाकी जो इसमें मेन पॉइंट था कि लिंडमैन का नियम, ऊर्जा का जो नियम दिया है 10% का लिंडमैन ने दिया है। एक तो ये पॉइंट क्लियर है और बाकी 10% ही ऊर्जा बच पाती है, बाकी रेस्पिरेशन में निकल जाती है। इतना आप याद रखेंगे, बाकी कोई इसमें पॉइंट याद करने लायक इतना है नहीं इस वाले टॉपिक में। अब देखिए, अब बात करते हैं तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। बाकी के जो पॉइंट बचे हैं उसे दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।